हेलो दोस्तों, क्लास 12 हिंदी आरो भाग 2 का ये चैप्टर 6 है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का कविता है बादल राग। इससे संबंधित प्रश्नोत्तर की ओर हम आते हैं। पहला प्रश्न देखिए। प्रश्न है, अस्थिर सुख पर दुख की छाया। पंक्ति में दुख की छाया किसे कहा गया है और क्यों? तो इसका उत्तर देखिए। पंक्ति है अस्थिर सुख पर दुख की छाया, पंक्ति है ना। तो इसमें क्रांति या विनाश की आशंका को कहा गया है। क्रांति के हुंकार से पूंजीपति घबरा उठते हैं। वे अपनी सुख सुविधा के खोने मात्र से भयभीत हो जाते हैं। उनका सुख अस्थिर है। उन्हें क्रांति में दुख की छाया दिखाई देती है। क्रांति उन्हीं से कुछ चाहती है जिनके पास आवश्यकता से अधिक होता है, जो समाज की भलाई के लिए आवश्यक है, और उसे खोने मात्र की आशंका उन्हें दुखी कर देती है। यही है अस्थिर सुख पर दुख की छाया। दूसरे प्रश्न की ओर आते हैं। एक पंक्ति है, असनिपात से शापित उन्नत सतसत वीर। ये जो पंक्ति है, पंक्ति में किसकी ओर संकेत किया गया है? तो देखिए, ये जो पंक्ति है, असनिपात से शापित उन्नत सतसत वीर, ये जो पंक्ति में क्रांति विरोधी गर्वीले वीरों की ओर संकेत करती हैं, जो क्रांति के वज्राघात से घायल होकर क्षत विक्षत हो जाते हैं। बादलों के वज्रपात से उन्नति के शिखर पर पहुँचे सैकड़ों वीर पराजित होकर मिट्टी में मिल जाते हैं। बादलों की गर्जना और मूसलाधार वर्षा में बड़े बड़े पर्वत वृक्ष क्षत विक्षत हो जाते हैं, उनका अस्तित्व नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार क्रांति के हुंकार से पूंजीपति का धन संपत्ति तथा वैभव आदि का विनाश हो जाता है, अर्थात उनके शोषण का अंत हो जाता है। इसके बाद आइए तीसरे प्रश्न की ओर। पंक्ति है, विप्लव रव से छोटे ही हैं शोभा पाते। ये जो पंक्ति है, विप्लव रव से छोटे ही हैं शोभा पाते। पंक्ति में विप्लव रव से क्या तात्पर्य है? छोटे ही हैं शोभा पाते, ऐसा क्यों कहा गया है? जिसका उत्तर देखिए। विप्लव रव से छोटे ही हैं शोभा पाते। ये जो पंक्ति है, पंक्ति में विप्लव रव, ठीक है, ये जो पंक्ति है, विप्लव रव से तात्पर्य है क्रांति। क्रांति जब आती है तब गरीब सामान्य वर्ग आशा से भर जाता है एवं धनी पूंजीपति वर्ग अपने विनाश की आशंका से भयभीत हो उठता है। छोटे लोगों के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं, उन्हें सिर्फ इससे लाभ होगा। इसलिए कहा गया है कि छोटे ही हैं शोभा पाते। जैसे भयंकर आंधी तूफान के बीच छोटे छोटे पौधे अपनी जड़ नहीं छोड़ते, इसलिए कहा गया है छोटे ही हैं शोभा पाते। इसके बाद आइए अगला प्रश्न है, बादलों के आगमन से प्रकृति में होने वाले किन किन परिवर्तनों को कविता रेखांकित करती है? तो इसका उत्तर होगा, बादलों के आगमन से प्रकृति निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। देखिए कौन कौन सा परिवर्तन है, पॉइंट्स के साथ लिखा गया है। जैसे समीर बहने लगती है, ठीक है। अगला पॉइंट है, बादल गरजने लगते हैं। इसके बाद है, मूसलाधार वर्षा होती है। नेक्स्ट है, बिजली चमकने लगती है। इसके आगे है, छोटे छोटे पौधे खिल उठते हैं, मौसम सुहावना हो जाता है। इसके आगे है, गर्मी के कारण दुखी प्राणी बादलों को देखकर प्रसन्न हो जाता है। इसके आगे है, व्याख्या कीजिए, व्याख्या करना है। तिरती है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया, जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया। ठीक है, इसको व्याख्या करना है। तो इसका उत्तर देखिए इस प्रकार से है। कवि बादल को संबोधित करते हुए कहता है कि
हे क्रांति दूत रूपी बादल, तुम आकाश में ऐसे मंडराते रहते हो जैसे पवन रूपी सागर पर नौका तैर रही हो। छाया, उसी प्रकार पूंजीपतियों के वैभव पर क्रांति की छाया मंडरा रही है। इसलिए कहा गया है, अस्थिर सुख पर दुख की छाया, अर्थात उनके सुख अस्थिर हैं जो कभी नष्ट हो सकते हैं। कवि ने बादलों को विप्लवकारी योद्धा, उसके विशाल रूप को रण नौका तथा गर्जन तर्जन को रणभेरी के रूप में दिखाया है। कवि कहते हैं कि हे बादल, तेरी भारी भरकम गर्जना से धरती के गर्भ में से वे अंकुश सहज हो जाते हैं, अर्थात कमजोर व निष्क्रिय व्यक्ति भी शोषण के विरुद्ध संघर्ष के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है, तो ये रहा इसका सही से उत्तर। अगला प्रश्न है व्याख्या करने के लिए। तो पंक्ति है, अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन, सदा पंख पर ही होता जल विप्लव प्लावन। तो ये पंक्ति है, इसको व्याख्या करना है। तो इसका उत्तर देखिए, कवि कहते हैं कि पूंजीपतियों के ऊंचे ऊंचे भवन मात्र भवन नहीं है, अपितु ये गरीबों को आतंकित करने वाले भवन हैं। इसमें रहने वाले लोग महान नहीं हैं, ये तो भयग्रस्त हैं। जल की विनाश लीला तो सदा पंख को ही डुबोती है, कीचड़ को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी प्रकार क्रांति की ज्वाला में धनी लोग ही जलते हैं, गरीबों को कुछ खोने का डर ही नहीं, क्योंकि क्रांति का प्रतिनिधित्व हमेशा निम्न वर्ग ही करता है। ठीक है, आगे प्रश्न देखिए। प्रश्न है, पूरी कविता में प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। आपको प्रकृति का कौन सा मानवीय रूप पसंद आया और क्यों? इसका उत्तर होगा, कविता में प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। मुझे बादलों का गर्जन कर क्रांति लाने वाला रूप पसंद है, क्योंकि जिस प्रकार बादलों की गर्जना और मूसलाधार वर्षा में बड़े बड़े पर्वत वृक्ष घबरा जाते हैं, उनको खड़कर गिर जाने का भय होता है, उसी प्रकार क्रांति के हुंकार से पूंजीपति घबरा उठती हैं। वे दिल थाम कर रह जाते हैं, उन्हें अपनी संपत्ति तथा सत्ता के छिन जाने का भय होता है। यहाँ पर ये कविता का पंक्ति, कुछ पंक्तियाँ हैं, यहाँ पर देखिएगा कौन सा पंक्ति मानवीकरण किया गया है। तो यह है, ऐ विप्लव के बादल फिर बार बार गर्जन, वर्षण है मूसलाधार, हृदय थाम लेता संसार, सुन सुन घोर वज्र हुंकार। ठीक है, तो इस प्रकार मानवीकरण किया गया है इन पंक्तियों को। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखिए, कविता में रूपक अलंकार का प्रयोग कहाँ कहाँ हुआ है, संबंधित वाक्यांश को छांट कर लिखिए। ठीक है, तो रूपक अलंकार का प्रयोग कहाँ कहाँ किया गया है, तो इसका उत्तर देखिए, तिरती है समीर सागर पर। फिर अगला पॉइंट है, अस्थिर सुख पर दुख की छाया। इसके बाद है, यह तेरी रन तरी। इसके बाद है, भरी गर्जन से जग सुप्त अंकुर। इसके बाद है, ए विप्लव के बादल। इसके बाद है, ए जीवन के परावार। इस प्रकार से ये उत्तर हुआ। फिर देखिए तीसरा प्रश्न है, प्रश्न थोड़ा सा लंबा है लेकिन इसका भी उत्तर देख लीजिए। इस कविता में बादल के लिए ए विप्लव के वीर, ए जीवन के परावार जैसे संबोधनों का इस्तेमाल किया गया है। बादल राग कविता के शेष 5 खंडों में भी कई संबोधनों का इस्तेमाल किया गया है, जैसे अरे वर्ष के हर्ष, मेरी पागल बादल, ए निबंध, ए स्वच्छंद, ए उद्दाम, ए सम्राट, ए विप्लव के प्लावन, ए अनंत के चंचल शिशु सुकुमार। उपयुक्त संबोधनों की व्याख्या करें तथा बताएं कि बादल के लिए इन संबोधनों का क्या औचित्य है। तो इसका उत्तर देखिए, कवि इन संबोधनों द्वारा कविता की सार्थकता को बढ़ाना चाहते हैं। बादलों के लिए
किए संबोधनों की व्याख्या इस प्रकार है। ठीक है, इसका उत्तर है जैसे है, अरे वर्ष के हर्ष, इसमें खुशी का प्रतीक के रूप में दिखाया गया है। इसके बाद है मेरी पागल बादल, इसमें मद मस्ती का प्रतीक को दिखाया गया है। अनिर्बंध, इसमें बंधनहीन होने को सूचित किया गया है। अस्वच्छंद, इसमें स्वतंत्रता से घूमने वाले के बारे में बोला गया है। उद्दाम, इसका मतलब होता है भयहीन। असम्राट, इसका अर्थ निकलता है सर्वशक्तिशाली। इसके बाद है अविप्लव के प्लावन, ये प्रलय क्रांति को सूचित करता है। अनंत के चंचल शिशु सुकुमार, इसमें बच्चों के समान चंचल के बारे में दर्शाया गया है। इसके आगे प्रश्न देखिए, कवि बादलों को किस रूप में देखता है? कालिदास ने मेघदूत काव्य में मेघों को दूत के रूप में देखा। आप अपना कोई काल्पनिक बिंब दीजिए। ठीक है, इसका उत्तर है कवि बादलों को क्रांति के प्रतीक के रूप में देखता है। मैं बादल को किसानों के मसीहा के रूप में देखता हूँ। देखिए पंक्ति है, पंक्ति इस प्रकार है, कब आएगा बादल नभ में, बूंद बूंद को अन्न ये तरसे, अब तो बरखा लाएगा, इनका जीवन सफल कर जाएगा। इस प्रकार से ये पंक्ति हुआ। अगला देखिए प्रश्न है, कविता को प्रभावी बनाने के लिए कवि विशेषणों का सायास प्रयोग करता है, जैसे अस्थिर सुख, इसमें सुख के साथ अस्थिर विशेषण के प्रयोग ने सुख के अर्थ में विशेष प्रभाव पैदा कर दिया है। इसके आगे बोलता है, ऐसे अन्य विशेषणों को कविता से छांट कर लिखे तथा बताएं कि ऐसे शब्द पदों के प्रयोग से कविता के अर्थ में क्या विशेष प्रभाव पैदा हुआ है। तो इसका उत्तर है, देखिए इसका उत्तर है, कवि ने कविता में निम्नलिखित विशेषणों का प्रयोग किया है। कौन कौन सा विशेषण का प्रयोग किया है, जैसे देखिएगा निर्दय विप्लव। ठीक है, तो इसका क्या अर्थ है, विप्लव विनाश के साथ निर्दय विशेषण लगने से विनाश और अधिक क्रूर हो गया है। इसके बाद है दग्ध हृदय, यानी दुख की अधिकता व संतपता हेतु दग्ध विशेषण। उसके बाद है सुप्त अंकुर का प्रयोग किया गया। इसका देखिए क्या विशेषण है, सुप्त विशेषण अंकुरों की मिट्टी में दबी हुई स्थिति का घोतक है ना। इसके बाद है गगन स्पर्शी, इसका प्रयोग किया गया है बादलों की अत्यधिक ऊंचाई बताने हेतु गगन। फिर है जीर्ण बाहु। ठीक है, जीर्ण बाहु, ये सब भुजाओं की दुर्बलता के बारे में बोला गया है। इसके बाद है रुद्र कोश, ये सब भरे हुए खजानों हेतु विशेषण का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का ये जो कविता है बादल राग, इसका प्रश्नोत्तर यहीं पर कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।